ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका नेक्स्ट लेसन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के बारे में हमें थोड़ा डिस्कशन करना है और देखेंगे इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपके पास डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज जस्ट लाइक अ सिंगल प्रोसेस। द प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। यानी एक कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन आपस में ज्वाइन करके एक लंबा सी चेन बनाता है, रिंग भी बना सकता है बाय बॉन्डिंग विद द अदर कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस का नाम हम कैटिनेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटिनेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन जो है ना वो एक स्ट्रेट चेन बनाएगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या बनाएगा? एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करें। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऐसे करके एक लंबी सी चेन बनेगी, कार्बन अगेन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, इस तरीके से अरेंज करता है, एक स्ट्रेट चेन कहलाता है। सेकंड पॉइंट में क्या कहलाएगा? ब्रांच। ये ब्रांच चेन भी बनाता है ब्रांच के फॉर्मेट में। तो ब्रांच चेन जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, कार्बन अगेन कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। यहाँ पे नीचे एक ब्रांच बनेगी, हो सकता है एक और कार्बन एटम अटैच हो, उसके साइड में एक और कार्बन एटम हो, एंड फिर दिस इज नोन एज ब्रांच। और एक थर्ड कंडीशन में बनाता है, एक रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, रिंग। और रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? ऐसे कुछ एक ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे और हर एक जो कॉर्नर है ना वहाँ पर आपको एक कार्बन एटम मिलेगा। जितने भी कॉर्नर होते हैं वहाँ पे एक कार्बन एटम कंसिस्ट होता है। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसके भी चारों कॉर्नर पे एक कार्बन एटम होगा, तो ये भी क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मेशन करता है, ये प्रोसेस है कैटिनेशन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जनरल का फॉर्मूला। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का आपको जनरल फॉर्मूला लिखना है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ध्यान रखिए, ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, एल्कीन, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एटम। एटम की वैलेंसी किसको बोलते हैं? तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की अगर वैलेंसी निकालेंगे तो कितना है? 4। और इसी वजह से इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कार्बन का इस तरीके से कार्बन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। आउटर ऑर्बिट इसमें कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन ये कह सकते हैं कि कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट में कितना रखता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंक्शनल, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। अब देखो इथेनॉल है, लास्ट में क्या लग रहा है इसमें? OL। ये आपको इंडिकेट करता है कि ये फंक्शनल ग्रुप किसका होगा? एल्कोहल का। यानी ये इथेनॉल जो है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी अल्कोहल होगा ना, तो OL से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल है। और वैसे अगर देखे जाएंगे सिंबल के फॉर्मेट में तो OH जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या होगा? कार्बन। ये दो चीजें होंगी तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो नीचे आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये साथ के साथ लिखते जाइएगा, कंप्लीट करते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डज अ कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको ये भी बताना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। उसके आउटर मोस्ट में जितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों के चारों को लूज नहीं कर सकता या 4 गेन नहीं कर सकता इजीली। देयरफॉर इसी वजह से वो इट्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबिलिटी। इसी वजह से वो क्या करता है? शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। और जहां शेयरिंग होता है वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ध्यान रखिए जहाँ पे भी शेयरिंग का काम होगा वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला पूछा हुआ है इथेनॉइक एसिड। अब इसके पीछे क्या लगाइए, ऑइक एसिड। अब ऑइक एसिड किसके पीछे आता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑइक एसिड आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑइक एसिड का यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला किसका है, इथेनॉइक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो COOH आता है, CH3COOH। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। क्या होगा जब इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ। तो सिंपल सा आंसर है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, नहीं जैसा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है एंड सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म, और सोडियम इथॉक्साइड बनता है। तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड है ना, ये वाला जो पार्ट है सोडियम इथॉक्साइड, ये देखो यहाँ पे ये मेंशन किया गया C2H5ONe। C2H5ONe इज सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो C2H5OH, ये आपका अल्कोहल हो गया। अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट किया गया और ये सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ये जो अपसाइड एरो करके बनता है यही आपका क्या होता है, एक गैस होती है जो रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। आपको ये भी बताना है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। तो इथेनॉल को अगर मिक्स कर दिया पॉइजनस सब्सटेंस के साथ, यानी कोई पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स कर दिया जैसे कि मिथेनॉल हो गया या फिरिडीन हो गया, तो ये मेक इट अनफिट। ये आपको क्या होता है, अनफिट बनाता है, ड्रिंकिंग पर्पज के काम में नहीं रह जाएगा, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, इसी को डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान रखिए डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब उसको अनफिट करना है, पॉइजनस बनाना है ताकि लोग इसका कंज्यूप्शन ना करें। तो इसके लिए क्या मिक्स करते हैं, मिथेनॉल का यूज करते हैं और पिरिडीन का यूज करते हैं, जिससे कि वो अल्कोहल अनफिट हो जाता है, बेकार हो जाता है, पॉइजनस बन जाता है, जिसको लोगों के पीने से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन देखो साथ के साथ लिखते जाइएगा, याद भी करने हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर बुटेन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा हुआ बुटेन का। बुटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो बुटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, इसके अगर देखा जाए तो 4 कार्बन एटम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 कार्बन एटम अरेंज कर देना है, और उसके पीछे कितना है, कितने हाइड्रोजन होते हैं उसके पीछे। तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, जो लास्ट वाले हैं उसमें तो CH3 आएगा, ये क्लास में CH3 आएगा और ये फर्स्ट वाले में भी CH3 आएगा, और बीच के जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें CH2 लगाते जाओ और बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दो। तो इस तरीके से बन जाता है बुटीन का फॉर्मेशन। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, 1 मार्कर क्वेश्चन थे, इजी से। ऐसी ही प्रैक्टिस के तरीके से और भी क्वेश्चंस को आपको यूज करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, और ध्यान रखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है छोटे से। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बन की दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है, और इसी की वजह से इसको वर्सेटाइल नेचर भी बोलते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से इसको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोला जाता है। और ये 2 रीजन आपको दिए हैं। सबसे पहला रीजन आपको दिया कैटिनेशन, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस होती है कार्बन एटम की एबिलिटी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, या फिर रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और दूसरी भी प्रॉपर्टीज बताई थी टेट्रावैलेंसी, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए, 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करना होता है, शेयर करना होता है, और जिसकी वजह से वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी उसकी वैलेंसी ही 4 होती है और वो 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंप्लीट करता है, बॉन्ड बनाता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो पहले अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, उसमें आपके पास क्या होता है, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर से सिंगल बॉन्ड आता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह में से दिया है इथेन के बारे में, और इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना, इसका फॉर्मूला क्या था सैचुरेटेड में, CnH2n+2। एग्जैक्टली यहाँ जो फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, वो क्या है, कार्बन एटम का जस्ट डबल है, डबल से 2 ज़्यादा।
यानी जितने भी कार्बन एटम होंगे उससे डबल। अगर मैं इसका एग्जांपल C2H6 से लूँ तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, और 2 का डबल करेंगे, डबल हो गया 4, 4 में 2 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाता है 6। तो इट मीन्स ये क्या है, एल्केन, इसीलिए हम इसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कार्बन एटम जितने भी होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसका जस्ट डबल से 2 ज़्यादा अगर हुआ तो वो एल्कीन कहलाएगा। और एग्जैक्टली अगर डबल हुआ है, जैसे कि फॉर्मूले में होता है CnH2n, ये तो फॉर्मूला ये तो गलत हो गया, CnH2n, ये एल्कीन के लिए है, दिस इज फॉर एल्कीन। ENE लास्ट में देखिएगा, ENE जरूर आएगा। तो कार्बन एटम जितने भी होंगे उसका जस्ट डबल हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, C2H का डबल कार्बन का डबल करेंगे तो C2H4, तो ये एल्कीन है जिसमें इसका डबल बॉन्ड आएगा। और सेम एज अगर आपने कर दिया C2H2, यानी ये क्या हो गया, डबल से 2 कम हो गया, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। ये एल्काइन के लिए होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो C2 यानी कार्बन एटम का डबल करोगे 4 होता है, लेकिन 4 से भी 2 कम है, 2 माइनस कर दिया पीछे वाला तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम होता है एल्काइन, YNE, इसके लास्ट में YNE आएगा। तो यही डिफरेंस होता है डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ऐसे करके डबल या ट्रिपल। इसका एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। और ये जो है ना इथीन का है, डबल बॉन्ड आएगा इसके अंदर। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का होता है CH3CH2OH, ये इथेनॉल का हो गया। और ऐसे ही तरीके से इथेनॉइक एसिड का होता है CH3COOH, तो ये इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है। एक इथेनॉल का CH3CH2OH और इथेनॉइक एसिड का CH3COOH। फिर आता है व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, गिव वन एग्जांपल, और उसके एक एग्जांपल भी देना है। तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऐसे ग्रुप का नाम है होमोलोगस का, हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम आएगा और जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। एंड द सक्सेसिव जो अगला मेंबर होगा इज डिफर्ड बाय CH2 ग्रुप, और उनके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है वो CH2 का आएगा। जैसे ये एल्कीन ग्रुप का एक होमोलोगस सीरीज बना रखा है। अब इसमें ध्यान से देखा जाएगा तो देखो पहला मेंबर क्या है, CH4, तो एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है। जब सेकंड मेंबर की बात हुई तो C2 कार्बन एटम डबल हो गए, तो हाइड्रोजन में भी क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, पहले 4 थे अब 6 हो गए। नेक्स्ट में जाएगा C3, एक और कार्बन ऐड होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ऐड हो जाएंगे, 2। तो हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का आ रहा है, हर बार देखोगे तो CH2 का डिफरेंस आता है। और यही होमोलोगस ही होता है, यानी इनकी जो डिफरेंस होता है बाय मासेस CH2 का आता है। और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफर हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की सेम होती हैं। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, हैविंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, लेकिन फिजिकली सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, यानी कुछ सॉलिड में मिलेंगे, कुछ लिक्विड में मिलेंगे, कुछ गैसेस के फॉर्मेट में मिलेंगे, इस फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी इथेनॉइक एसिड को अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। मेन चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना CH3COOH, और ये आपका हो गया NaHCO3, इसको जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा CH3COONA, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर भी बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डज नॉट। जबकि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, डायमंड तो ऐसा नहीं करता, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो ग्रेफाइट में अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है, बॉन्डेड होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है। लेकिन डायमंड में क्या होता है, डायमंड में इसका जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बॉन्डेड होते हैं, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और सो इट डज नॉट कंडक्ट। इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न इन एयर। इथेनॉल अगर बर्न किया जाए एयर में तो क्या फॉर्म होगा। तो इथेनॉल क्या है, एज अ फ्यूल की तरह होता है,
तो इट बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, यानी ये बर्न करने पे ब्लू कलर का फ्लेम बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है। ये जो ब्लू कलर में था इसका मतलब होगा कंप्लीट कंबशन होता है। ब्लू कलर की फ्लेम वही प्रोड्यूस करता है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है। तो इथेनॉल जो है C2H5OH, ये रहा आपका इथेनॉल, इसको रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन से बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बना लिया वाटर, और साथ में कुछ हीट भी रिलीज करेगा। गिव टू यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब आपको क्या है ना, इथेनॉइक एसिड के दो यूजेस बताने हैं। तो यूजेस कैसे रहते हैं, इथेनॉइक एसिड जो एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है यूज इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, विनेगर बनाने के काम होता है। विनेगर खुद एक एसिड है एंड प्रिपेयर्ड इन द एस्टर एंड प्लास्टिक, एस्टर और प्लास्टिक के फॉर्मेशन के लिए इस एसिड को यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Why does the detergent a better cleaning agent than the soap and hard? यानी डिटर्जेंट जो ना वो बेटर होता है क्लीनिंग एजेंट का, डिटर्जेंट। सोप जबकि एक्ट ही नहीं करता, वर्क ही नहीं करता इन हार्ड वाटर में। तो इसका रीजन क्या है, डिटर्जेंट जो होता है डू नॉट गो इनसॉल्युबल पार्टिकल, प्रेसिपिटेट नहीं बनाता विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल इन प्रेसिपिटेट वाइल द सोप डू, लेकिन सोप क्या करता है, इसके साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। अगर आप साबुन लगाओगे ना किसी हार्ड वाटर पे, उसमें झाग नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हार्ड वाटर में डिटर्जेंट में कपड़े धोते हो तो वहाँ पे झाग भी बनता है और कपड़े साफ भी हो जाते हैं, यानी वहाँ कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता। और जबकि सोप यूज करोगे तो उसमें ऐसे लगे जैसे कोई सॉलिड प्रोडक्ट नीचे बैठ गया हो और वो क्लीनिंग एक्शन भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। तो फर्स्ट कंपाउंड में देखो 3 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। तीसरे वाले में OH आ रहा है और उसके साथ साथ 2 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के तरीके से थे, मतलब वर्डिंग पे फोकस करना और एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना। इतना शॉर्ट में आंसर नहीं देना, जितना लेंदी आप लिख सकते हो उसके बारे में लिखना होगा। ओके, तो थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल। मैंने मीथेन में कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है मीथेन के लिए। मीथेन का फॉर्मूला कितना होता है, CH4, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे वो 4 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर दो क्योंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करना था, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने भी कंप्लीट किया, इसने भी कंप्लीट किया और यहाँ भी कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन जो है उसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट का 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो वो आपस में क्या करेगा, सभी के साथ शेयरिंग करता है और कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेता है, यानी C। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर जहाँ बन जाएगा वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक अपसाइड पेयर बन गया, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो नाम होता है इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही पूछा जाता है, इसलिए फोकस करना है इस तरीके से, और भी कंपाउंड्स के बनाने पड़ेंगे आपको, और ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर है, और ये शेयरिंग करता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखो शेयरिंग हो रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर शेयरिंग कर रहे हैं, और यही आपका क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ही आपका, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो सोप में अगर देखा जाए तो मेड अप ऑफ वेजिटेबल ऑयल और फैट से बनाया जाता है, और इसमें स्कम प्रोड्यूस होता है हार्ड वाटर में, यानी झाग नहीं आएगा, और ये आपका बायोडिग्रेडेबल भी है। ये जो सोप होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि डिटर्जेंट में अगर ये बात की जाए तो मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ये पेट्रोकेमिकल्स से बनाया जाता है एंड डू नॉट फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर। ये हार्ड वाटर में भी इजीली वर्क कर सकता है, और लेकिन सबसे मेन है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट। वाटर आइसोमर्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है विद एन एग्जांपल। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, यानी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है, तो उसको हम आइसोमर। जैसे कि बूटेन नीचे दिया हुआ है, जिसके अंदर देख रहे हो 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन है, तो जो नीचे आइसोबूटेन बना हुआ उसके अंदर भी वही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफर है।
स्ट्रक्चर डिफर होने की वजह से इसका क्या था, आइसोमर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर है ना, इसका तो सिंपल है, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम अटैच करने थे। अब इसमें क्या बोला था, लास्ट और फर्स्ट में तो H3 आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बीच में जितने भी हैं H2 लगा दो इनके साथ, तो ये आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। जबकि जो दूसरा वाला इसका पार्ट दिया है ना, उसमें क्या है, एक कार्बन एटम और उसके साथ ये एक कार्बन एटम ऊपर लगा है, एक नीचे भी लगा दो, एक कार्बन एटम को ऊपर लगा दो, और फिर और एक CH लगा दो। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे CH3 कॉर्नर पे जहाँ पे भी आएगा वो CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ CH आ गया। तो इस तरीके का कंपाउंड हो गया, मतलब उतनी ही कार्बन एटम है, उतनी ही हाइड्रोजन है बराबर क्वांटिटी में, यानी इसलिए बोला था उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है, और इसी अरेंजमेंट की वजह से इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, यही अरेंजमेंट ही इसका आइसोमर्स कहलाता है। तो इस तरीके से और भी एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरीके से आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट में बता, एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप किस तरीके से वर्क करता है, साफ कैसे करता है। तो इसमें सोप में दो पार्ट होते हैं, सोप में दो एंड पार्ट होते हैं। एक आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो रिपल करता है वाटर, वाटर के अगेंस्ट में जाता है एंड अट्रैक्ट टू ग्रीस और ऑयल को फेवर करता है। और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक हेड, डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। एंड दीज फॉर्म द मिसल्स, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट ट्रैप द डर्ट इन ग्रीस विच आर देन वॉश्ड अवे, और जिसको धोने के बाद वो अलग हो जाते हैं। यानी इस तरीके से एक पार्ट मान सकते हो कि ऐसे जिगजैग 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 जिगजैग, और आगे वाला पार्ट, ये तो स्ट्रेट लाइन बना दी इसने, तो उसको काट देते हैं फिर दोबारा बनाते हैं, ऐसे जिगजैग 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 जाएगा, और उसके आगे इस तरीके से हेड लगा होगा। तो ये जो जिगजैग वाला पार्ट है ना, ये आपका है हाइड्रोफोबिक, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। और ये जो आगे का पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा आगे वाला पार्ट, जबकि पीछे वाला पार्ट डिजोल्व नहीं होता है। तो मिसल्स जो करता है ना, ये जो मिसल वर्ड लिखा है ये वाला, ये मिसल वर्ड एक्चुअली में ऐसा होता है कि इस तरीके से बहुत सारे पार्ट, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया एक पार्ट, फिर ऐसे करके एक और जिगजैग जिगजैग करके बना दिया, यहाँ पे भी एक बना दिया, फिर एक और आएगा ऐसा पार्टिकल, वो भी ऐसे जिगजैग बनाएगा, ऐसे करके और भी पार्टिकल आएंगे, उसका भी ऐसे करके आएगा, ये आया, यहाँ पे भी जिगजैग, ये बन गया, और फिर यहाँ से निकल के जिगजैग जिगजैग और ऐसे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया ना, इसी को बोलते हैं मिसल्स। और ये क्या करता है, जो किसी डर्ट में या ग्रीस में जब डिजोल्व हो जाता है तो ये क्लीनिंग एक्शन का फॉर्म करता है, वाटर डिपेंड करके। ठीक है, ये जो जिगजैग वाले दिख रहे हैं ना, ये ऑयल या ग्रीस पार्टिकल के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, ऑयल के साथ या फिर ग्रीस के साथ, और ये उसमें फंस जाते हैं एक तरीके से। और जब हम उसको रबिंग एक्शन करते हैं, हिलाते हैं, ब्रश वॉशिंग मशीन में भी हिलाते हैं, हाथ से भी रगड़ना पड़ता है, ब्रश से रगड़ना पड़ता है, तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस ग्रीस के पार्टिकल को जिससे वो अटैच्ड होते हैं ना, उसको रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां से, और वो क्लॉथ क्लीन हो जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक यानी जो वाटर का रिपेलेंट होता है, रिवर्स में जाता है, ये आपके जिगजैग वाले जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, वही आपका है। और हाइड्रोफिलिक होता है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है। और जब रबिंग करते हैं तो ये क्या करता है, जिगजैग वाला पार्ट जो ग्रीस और ऑयल के डस्ट पार्टिकल को वहां से रिमूव कर देता है, और इस तरीके से हमारा क्लॉथ क्लीन हो जाता है। फिर आता है एक्सप्लेन एस्टिफिकेशन रिएक्शन विद अ केमिकल रिएक्शन। एस्टिफिकेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है उसके केमिकल रिएक्शन से। तो एस्टिफिकेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म्स एन एस्टर एंड वाटर। और उससे क्या बनता है, एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये वो रिएक्शन दी हुई है, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इनके नेमिंग भी है। यानी इथेनॉइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, इथाइली इथेनॉइड बनता है और वाटर, और ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, यही आपका इथाइली इथेनॉइड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पे फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं, और इसलिए आती भी हैं, और ये कई बार आ चुकी है, इसलिए रिवाइज करना, याद करना, इसको 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, बैकवर्ड करके दोबारा फॉरवर्ड करके इसको देखना रिएक्शंस को, और लिख के ज़रूर देखना, याद करना भी है और लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज इथेनॉइक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड कैसे बनता है इथेनॉल से, और उसकी रिएक्शन भी लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन आप कर दोगे इथेनॉल का, तो
इन द प्रेजेंस एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट में, ये आपकी वो रिएक्शन दी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है। और यहाँ पे देखना है पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट होता है जो इसको यूज करते हैं और रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देखो ये तो अल्कोहल था C2H5OH, यानी ये जो अल्कोहल होता है ना C2H5OH, इसको जब ऑक्सीजन का नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसके साथ कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COOH, और ये आपका बन गया क्या, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, और साथ में क्या रहता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो सभी को ध्यान रखना है, अगर कोई नहीं आता है तो कमेंट में लिख के बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन में क्या नहीं समझ में आया, उसको दोबारा बताएंगे, लेकिन करना कंपलसरी है सभी को। तो नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब अ टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। ब्रोमीन वाटर एक होता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर में होता है, रेडिश ब्राउन। तो अगर उसका कलर डिक्लाइज होता है या नहीं होता है उसके हम टेस्ट करके बता सकते हैं। तो अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हो गए वो डिकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, यानी उसके एक रेडिश ब्राउन कलर को हटा देगा, रिमूव कर देगा। कौन करेगा, अनसेचुरेटेड। जबकि सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो जिसने नहीं किया वो समझ लेना कि सेचुरेटेड है, और जिसने अगर डिकलराइज कर दिया उसके कलर को तो वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट होगा। नेक्स्ट में ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथीन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन का वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जो अपने प्रीवियस मीथेन का बनाया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मतलब बना के दिखाया हुआ है CO2 का। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये कार्बन है, या कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये, अच्छा यहाँ से हटा के इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगा दो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने सर्कल बना देते हैं, 1 2 3 4 और इरा 5 6। ऐसे एक और ऑक्सीजन यहाँ लगाएंगे, उसमें भी 1 2 और इरा आपके पास 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो देखो यहाँ से ये पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है इस कार्बन ऑक्सीजन को, तो उसने भी अपना ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन सेंटर वाले कार्बन को भी 8 कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा, इसकी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब देखिए काउंट करके जरूर देख लीजिएगा, टोटल 8 हो जाना चाहिए। इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बन जो बीच में लगा हुआ है, यानी 2 पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो इसलिए डबल बॉन्ड आ जाता है ऑक्सीजन के साथ। सेम बैकवर्ड में भी ऐसा ही पेयर बन जाता है, इसलिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है और ये उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। and this is known as electron dot structure। ऐसे ही अगर देखा इथीन का भी देखा जाए, इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 C और एक और C, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 कार्बन एटम के 2 इधर हो गए और एक कार्बन एटम का इधर लगाया, एक इधर लगाया, 4 हो गए इसके। ऐसे ही इस कार्बन एटम के भी 4 लगाने आपको, ये हो गए इसके कंप्लीट। अब हाइड्रोजन बचा 2, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया 2, और 2 इसमें भी लगाना है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये भी हाइड्रोजन का डुप्लेट, इधर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ। अब इसको कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है दोनों कार्बन को। तो फर्स्ट कार्बन क्या करेगा, इसके अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ऐसा ही काम सेकंड वाला भी करेगा। तो इस तरीके से काउंटिंग करके फोकस करना, सभी का इस तरीके से बनाना, तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। बीच में कार्बन कार्बन में देखो डबल 2 पेयर बन गए, इसी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन पे। और बाकी सब में हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना देते हैं हम लोग। तो इसलिए कंपलसरी है, सभी को बना के देखना है। तो आपको दिख रहा होगा फिगर में। ओके, ये थे आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आज थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे तो उन पे भी फोकस कर लेते हैं जरा। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं।
4 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी 4 प्रॉपर्टीज बतानी है एंड व्हाई डू दे हैव द मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स, क्यों आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं बिटवीन द एटम आर द कोवलेंट कंपाउंड, तो उनको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी देखिए मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और नॉट आयन, ये मॉलिक्यूल से मिलके बनने होते हैं। एंड दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर हैं और जिसकी वजह से उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वीक हो जाती है या लो हो जाती है। और जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते and they have the weak intermolecular force and have low melting and boiling point, यानी melting and boiling point का उनके बीच में जो force of attraction होता है वो बहुत weak होता है, जिसकी वजह से उनका low melting point and boiling point होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वही है, कार्बन कंपाउंड के फॉर्मेट में भी आपको बताना है। तो ऑक्सीडेशन देखो नाम होता है, एक रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड कराया गया और क्या बना दिया, इथेनॉइक एसिड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। फिर रिडक्शन का अगर देखा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों कंडीशन में क्या कहता था, रिडक्शन। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो इथेनॉइक एसिड है उसको रिड्यूस करके इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया गया, इथेनॉइक एसिड को रिडक्शन करके इथेनॉल में कन्वर्ट किया गया। तो एन ऑक्सीडेशन इथेनॉल फॉर्म इथेनॉइक एसिड, ऑक्सीडेशन करते तो इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में होता है, रिडक्शन करेंगे तो इथेनॉइक एसिड वापस इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन, सोपनिफिकेशन किसे बोलते हैं। व्हेन अ फैट और ऑयल रिएक्ट विद द बेस, बेस में NaOH और KOH हो सकता है, या सोप और ग्लिसरॉल आर फॉर्म। तो सोप और ग्लिसरॉल दोनों ही चीजें बनती हैं, यानी किसी ऑयल को लेना है फैटी एसिड को और उसमें NaOH डाल देना है, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, और उसको हीट अप करेंगे तो सोप और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। द सोप फॉर्म, यानी यहाँ पे जो सोप का फॉर्मेशन होता है सेपरेटेड एज अ वाइट सॉलिड वाइट ग्लिसरॉल के फॉर्मेट में होता है, रिमन डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व स्टेट में आता है। एंड द स्कम फॉर्म, यानी स्कम का मतलब झाग नहीं फॉर्म्ड होता है बिकॉज सोप रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है ऑफ द हार्ड वाटर एंड फॉर्मिंग द इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इट मीन ये जो स्कम बनता है ना वो थोड़ा सा होता है, इसमें नमक भी ऐड करना पड़ता है NaCl का, तो इसमें जो अल्कोहल बचता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है सोप में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसी का, डिफाइन द होमोलॉगस सीरीज, गिव कैरेक्टरिस्टिक, राइट द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 4 एल्कीन। तो इसका एग्जांपल क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द जनरल फॉर्मूला डिफर बाय CH2, हर एक में CH2 का डिफरेंस आएगा। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए ना, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उनका, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी सभी की, और ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकली डिफर होगा, एंड ईच मेंबर इज डिफर बाय 14 EMU। CH2 बाई मास देखा जाए तो 14 EMU का डिफरेंस होगा। जैसे इसके कुछ मेंबर दिए हैं, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये 4 मेंबर यानी 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए। तो इन सब को आपको फोकस करना है, थोड़ा रिवाइज करना है और इनको कॉपी में करना है। सभी के लिए कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, सभी को कंप्लीट करना है।